कि हमारा ये है कि कम समय में टारगेट हिट होना चाहिए, उसी तरीके से हम अध्ययन करेंगे। तो यहां पर आपकी भी भूमिका बढ़ जाती है जब हमारे साथ जुड़ते हैं, तो इसमें आपकी ये भूमिका बढ़ जाती है कि जो हमारे द्वारा पीडीएफ में नोट्स दिया जा रहा है उसका आप क्लास के बाद और क्लास के पहले अध्ययन करके आना है, क्योंकि जब तक आप पीडीएफ से नोट्स नहीं पढ़ के आएंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ाया गया और क्या छोड़ दिया, किस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे विशेष अनुरोध है कि पीडीएफ का अध्ययन जरूर करके आए और एक पेन और कॉपी लेकर भी बैठें। जहां पर हम इंपॉर्टेंट चीज हमने कहा कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो उसको आप नोट डाउन कर लें। अगर आपने पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लिया है तो उस पर आप स्टार बना लें। ठीक, बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें करना आपका कार्य है। और थोड़ी पढ़ाई की जो अभी तक आप कर रहे थे 2-4 घंटे, तो 2-4 घंटे से काम नहीं चलेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई कीजिएगा, इससे कम मत कीजिएगा। और सोशल मीडिया पर जो मटेरियल पड़ा हुआ है उससे जितना बच सके उतना बचिएगा। वो सब मटेरियल आपके लिए अनावश्यक है। अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो पूरी ईमानदारी से हमारे साथ जुड़कर मेहनत कीजिएगा और आपको मैं निश्चित ये वादा करता हूं कि सफलता आपको प्राप्त होगी। बाकी तो ज्ञान तो गली मोहल्ले में हर जगह बट रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य है आरो यारो, ज्ञान उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है आरो यारो। तो उसी दृष्टिकोण से हमको अध्ययन करना है। ठीक, आप सभी लोग तैयार होंगे? बताइएगा। हमने आप लोगों को एक पीडीएफ दी थी, आप लोगों ने अध्ययन भी किया होगा, पढ़ के आए होंगे आप सभी लोग। सभी लोग पढ़ के आए हैं पीडीएफ, मॉडर्न इंडिया की थी। यस, बहुत अच्छा। क्योंकि बिना पीडीएफ पढ़े आप सोचें कि हमको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। पीडीएफ का अध्ययन करके जरूर आइए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। यहां हम शॉर्ट टर्म में चीजों को समाप्त करने के उद्देश्य से खड़े हैं। ठीक, आज का जो टॉपिक है मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत में आपका समय न व्यतीत करते हुए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि हम सिलेबस की अगर यहां चर्चा करेंगे कि मॉडर्न इंडिया का क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, ये सब चीजें क्रैश कोर्स में नहीं होती। सीधा सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस टॉपिक से हर वर्ष यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, एक प्रश्न। तो इस टॉपिक की इस दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वता बढ़ जाती है, क्योंकि एक एक प्रश्न से हमारा सिलेक्शन होता भी है और रुकता भी है। तो हमें एक एक प्रश्न को ध्यान में रखना होगा। तो इस दृष्टिकोण से हमें इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले हमको पता है जैसा कि यूरोपीय कंपनी के आगमन में
सबसे पहले पुर्तगाली आए। कौन आए? तो आप कहेंगे पुर्तगाली आए। सबसे पहले हम इन्हीं का अध्ययन करते हैं, पुर्तगालियों का। बहुत ज्यादा हम रोड मैप की तरफ नहीं जाते हैं। जैसा कि आप पिछली क्लासों में जब हमारे साथ में इतिहास पढ़ रहे होंगे तो हमने यूरोप के इतिहास के बारे में आपको चर्चा की थी। आपको हमने भारत के इतिहास के बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। उन सारी चीजों को हम यहां पर कट करते हैं। सीधा सीधा हमारा जो बिंदु है वो क्या है? पुर्तगाल। देखिएगा, पुर्तगाल यूरोप जो महाद्वीप है वहां का एक देश है, और जिसमें जो कई देश, यूरोप महाद्वीप द्वीप में कई देश आते हैं, जैसे कि पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, आपका इंग्लैंड हो गया, फ्रांसीसी हो गई। ये सारे देश क्या कर रही हैं? भारत से व्यापार करने के परिप्रेक्ष्य में एक नए समुद्रीय मार्ग की खोज कर रही है। क्या कर रही हैं? एक नए समुद्रीय मार्ग की खोज कर रही है। बस इतनी बात समझो, बहुत ज्यादा कथा कहानी की तरफ मत जाओ। जिसमें से पुर्तगाल वह पहला देश है जिसने क्या किया? यूरोप से भारत के बीच नए समुद्रीय मार्ग की खोज की। यूरोप से भारत के बीच नए समुद्रीय मार्ग की खोज की किस देश ने की? तो आप कहेंगे पुर्तगालियों। पुर्तगालियों का वह कौन सा व्यक्ति है? तो आप कहेंगे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत पहले आया क्या, कहां से? तो आप कहेंगे यूरोप से, या कहें पुर्तगाल से। कैसे आया? तो आप कहेंगे समुद्रीय मार्ग से। समुद्रीय मार्ग से। और यह ऐसा व्यक्ति है इतिहास में जिसने पहली बार यूरोप और भारत के बीच में समुद्र मार्ग की खोज की है। इससे पहले समुद्र मार्ग से होकर व्यापार नहीं होता। कहां से होता था, कैसे होता था, ये सब कथा कहानी का अभी समय नहीं है। सीधी सीधी बात को आपको समझना है, ठीक? अच्छा, अब ये जो वास्को डी गामा ये भारत में कब आया? तो आप कहेंगे कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। कब? ये डेट याद रखना, 20 मई 1498 को। भारत के किस क्षेत्र में ये आया? तो आप कहेंगे कि ये कालीकट जो केरल में पड़ता है, केरल, इस वाले क्षेत्र में ये पहली बार भारत आया। कहां पर? तो आप कहेंगे कालीकट। कहां पर पड़ता है? तो आप कहेंगे केरल। याद रहेगा। अच्छा, एक और बिंदु इससे जुड़ा, यह भारत में किसकी सहायता से आया? तो आप कहेंगे जमोरिन की सहायता। जमोरिन, सॉरी, अब्दुल मजीद। जमोरिन ने तो इसका स्वागत किया था। अब्दुल मजीद की सहायता से यह भारत पहुंचा था, ठीक? किसकी सहायता से? तो आप कहेंगे अब्दुल मजीद की सहायता। और ये कालीकट वाले, केरल वाले जब हिस्से में पहुंचा तो यहां का शासक कौन था? तो आप कहेंगे यहां का शासक जमोरिन था। जमोरिन, जिसने इसका स्वागत किया। अगर वास्को डी गामा से संबंधित इतनी बातों को आप समझते हैं
तो आप ये समझिएगा कि परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछे जाने की संभावना रहती है और इतने ही एरिया से पूछा जाए। क्या कि वास्को ड गामा भारत कब आया? आप कहेंगे 20 मई 1458। किसकी सहायता से आया? तो आप कहेंगे अब्दुल मजीद की सहायता से। कहां आया? तो आप कहेंगे कालीकट केरल वाले हिस्से में। कौन यहां का शासक था? तो आप कहेंगे जमोरे, जिसने किसका? वास्को ड गामा का स्वागत किया। इसने क्या किया? तो आप कहेंगे नए समुद्री मार्ग की खोज की। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। इतनी ही बात क्लियर रखिएगा बस, और ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इतनी ही एरिया से पूछा जाएगा। अगर इतने बिंदु आपको वास्को ड गामा से संबंधित क्लियर है तो आप कंफर्म है कि प्रश्न आपसे पूछा भी गया तो आपको गलत नहीं होगा। ठीक। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि समय तो है नहीं, समय तो है नहीं, मात्र और मात्र समय बचा हुआ है। आप कहेंगे कि 2 माह का, तो यहां पर बहुत ज्यादा आपको अंदर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक। यस। अब आगे चलते हैं। अब हमने देखा कि पुर्तगालियों ने या कहेंगे कि भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को ड गामा ने की। अब वास्को ड गामा ने की तो आपको यह पता है कि 1498 में आया। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ कि भारत में पहली बार पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री कब खोली? तो आप कहेंगे कि भाई 1503 ईस्वी में खोली। कब खोली? 1503। कहां पर? कोचीन में। याद रखना, ये जो कोचीन है इनकी प्रथम फैक्ट्री, ये याद रखना। ये तो हमें पता रहेगा कि भाई भारत में पहली बार पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। कहां पर खोली? कोचीन में। कब खोली? 1503 में। आपको यह भी याद रखना होगा कि जब तक इन्होंने 1530 में गोवा को मुख्यालय नहीं बनाया तब तक इनका मुख्यालय केंद्र कहां रहा? कोचीन। कोचीन इनका मुख्यालय भी है। मुख्यालय या कह सकता है कि सरकारी कार्यालय। तो आप कहेंगे कोचीन को जो इनका व्यापारिक केंद्र है, केवल और केवल जितना यूरोपीय कंपनी के आगमन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, सबके आपको व्यापारिक केंद्र याद रखने होंगे। बस यहीं से सवाल आएगा। तो कोचीन को हमें किस दृष्टिकोण से याद रखना है? तो आप कहेंगे ये तो सबको पता रहेगा कि कोचीन इन्होंने पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री के रूप में कोचीन की स्थापना की या कोचीन में अपना पहली फैक्ट्री खोली। लेकिन यह याद रखना कि 1530 तक इनका मुख्यालय कहां रहा? आप कहेंगे कोचीन। कहां रहा? कोचीन। 1530 में पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय कहां बना लिया था? आप कहेंगे गोवा। गोवा को 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय बना लिया।
इसके पहले कोचीन था। या पूछ लिया जाए आपसे कि सरकारी कार्यालय कहां था, तब भी आप कहेंगे कोचीन। क्लियर है कोचीन को लेकर। अच्छा, दूसरी फैक्ट्री पुर्तगालियों की अक्सर किसी को पता नहीं होती, अक्सर, और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली तो हमको याद रहती है लेकिन दूसरी हमको पता नहीं रहती है, तो दूसरी अक्सर पूछ लेता है। तो इन्होंने, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कब खोली, तो आप कहेंगे 1505 में। कहां पे? कन्नूर, कन्नूर में। ठीक, कन्नूर में इन्होंने, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली। यह भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कहां है? कन्नूर। यह भी आपका केरल के पास है। ठीक, तो दक्षिण भारत में इनके दो व्यापारिक केंद्र नजर आते हैं। कब? तो आप कहेंगे कि जब इनका पुर्तगालियों का गवर्नर जनरल बनकर नहीं आया। कभी यह सवाल पूछ दिया जाए कि पुर्तगालियों का गवर्नर जनरल बनकर नहीं आया था, तब तक पुर्तगालियों ने दक्षिण भारत में कौन से दो व्यापारिक केंद्रों को खोला था, तो आप कहेंगे पहला तो कोचीन है, दूसरा इनका कन्नूर है। ठीक, दूसरा इनका कन्नूर है। जब इनका कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री खुल जाती है, इसके बाद में पुर्तगाली अपने भारत में, पुर्तगाली अपने गवर्नर जनरल को भेजता है। तो इनका भारत में पहला गवर्नर जनरल बनकर कौन आया? पुर्तगालियों। यह भी अति महत्वपूर्ण है। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो आप कहेंगे अल्फांसो डी अल्मीड़ा, या फ्रांसिस्को मिल जाएगा कहीं कहीं पर। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। यह भारत में कब से कब तक रहा? तो आप कहेंगे कि 1505 से 1509 तक। ठीक, यह भारत में गवर्नर जनरल बनकर कब तक रहा? तो आप कहेंगे 1505 से 1509 तक। 1505 से लेकर 1509 तक भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल बनकर कौन आया? तो आप कहेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ठीक, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये एक दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण। क्यों? तो आप कहेंगे कि इसने भारत में व्यापार करने के परिप्रेक्ष्य में एक नीति अपनाई थी। उस नीति का नाम क्या है? तो आप कहेंगे शांत जल की नीति। शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, या आप कहेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहेंगे? ब्लू वाटर पॉलिसी। शांत जल की नीति क्यों अपनाई थी, इसको भी 2 मिनट समझ लेते हैं। देखिएगा, जब भारत में पुर्तगाली आया था, यानी कि वास्को ड गामा जब भारत में आया था, तो यहां पर अरबिया, जो अरब देश के व्यापारी थे, वो बहुत ज्यादा थे और उन्होंने पुर्तगालियों का विरोध किया था, या कहीं से वास्को ड गामा का विरोध किया था। इसके बाद में जो भी यूरोप पुर्तगाली व्यापारी भारत में आए, उनका अरबियों ने विरोध किया। इससे और अरब जो था, अरब व्यापारी जो थे, उन्होंने हिंद महासागर पर अपना कब्जा जमा के रखा था। वहां से आने जाने का मतलब है, अरबियों का प्रभाव रहता था,
तो वहां से टैक्स देना, लूट घसूट करना, ये सारी चीजें रहती। तो यहां पर आप देखेंगे कि पुर्तगाली भारत में पहली बार अपना पैर रख रही है व्यापार करने के प्रति। तो वहां के जो गवर्नर वहां की जो सरकार थी पुर्तगाल की, उसने गवर्नर जनरल को हिदायत दी थी कि आप भारत में जाकर शांत जल की नीति का प्रयोग करें। यानी कि जो हिंद महासागर पर जो नौसेना शक्ति अपना प्रभुत्व दिखा रही है, अरब नौसेना शक्ति अपना प्रभुत्व दिखा रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे। इसलिए इसने कौन सी पॉलिसी अपनाई, तो आप कहेंगे शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी को केवल और केवल अल्मीरा इसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको यह समझना होगा कि अल्मीरा वह व्यक्ति है जो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, जिसका जो शासनकाल था वो 1509 से लेकर 1509 तक इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति को अपनाया था। बस इतनी बातें अगर जानते हैं तो अल्मीरा के लिए बहुत हद तक आपको जानकारी है और यहीं से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद में इनका जो दूसरा गवर्नर जनरल है पुर्तगालियों, दूसरा गवर्नर ये कौन है, तो आप कहेंगे अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये भारत में कब से कब तक रहा, तो आप कहेंगे 1509 से लेकर 1515। ठीक, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन, इनका दूसरा गवर्नर 1509 से लेकर 1515 तक ये भारत में रहा। ये इससे आपने पढ़ा होगा कि भारतीय इतिहास में इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, या वास्तविक संस्थापक के रूप में। संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो इसे समझना है कि कैसे जाना जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिएगा, अभी हमने देखा कि जो अल्फांसो डी अल्मीरा आया, उससे पुर्तगाली सरकार ने हिदायत की है कि किसी प्रकार का नौसेना शक्ति का अपना प्रभाव मत दिखाना हिंद महासागर में। लेकिन इसने क्या किया, भारत में साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। भारत में इसने सामाजिक स्तर पर यानी कि कह सकते हैं धार्मिक स्तर पर अपने धर्म को बढ़ावा दिया। इसने राजनीतिक स्तर पर भी हस्तक्षेप किया। आप देख सकते हैं कि अल्मीरा अल्बुकर्क वह व्यक्ति है जिसने भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक चारों स्तर पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, या कह सकते हैं अपने प्रभुत्व का विस्तार किया। इसीलिए इसको भारत का क्या कहा जाता है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैसे कि नंबर 1 जो उसका नाम क्या बोल जाता है,
फिर बीजापुर के शासक थे, बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक, इनका नाम था यूसुफ, यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाह। वो इसने 1510 ईस्वी में हरा दिया, 1510 ईस्वी में इसने हरा दिया और इनसे गोवा जीत लिया, गोवा जीत लिया। आप देखेंगे कि ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इसने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया आगे, किया आगे या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। यहां के जो शासक थे बीजापुर के, उनको उनसे उसने मुकाबला किया और 1510 ईस्वी में उसने, यानी कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक को हरा के उनका एक क्षेत्र था गोवा, उस पर अधिकार कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया। यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप और प्लस साम्राज्यवादी विचार के साथ ये आगे बढ़ा। यानी कि 1509 में आया, 1510 में इसने ये कार्यक्रम प्रारंभ, और गोवा में केवल और केवल इसने जीता ही नहीं, गोवा में जितने हिंदू मंदिर थे उनको इसने नष्ट करवाया, वहां पर चर्च का विकास करवाया और इसके साथ साथ इसने वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। यानी कि धार्मिक स्तर पर भी इसने गोवा को नष्ट कर दिया, यानी कि जो हिंदू धर्म था उसको इसने नष्ट कर दिया। कहां? गोवा के प्रत्यक्ष। तो आपको यह भी समझना होगा। इसके बाद में आप देखेंगे कि केवल और केवल ये भारत तक सीमित नहीं रहा। आप देखेंगे कि इसने 1511 ईस्वी में मलक्का और 1515 में फारस की खाड़ी पर स्थित खरबुज को जीत लिया। फारस की खाड़ी पर स्थित खरबुज को जीत लिया, खरबुज को जीत। अब ये किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? अभी केवल और केवल आप इतना समझिएगा कि अल्बुकर्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके परिप्रेक्ष्य में 1511 में मलक्का और 1515 में खरबुज को जीत। आगे की कथा कहानी ये आपको या तो जब मेंस पढ़ रहे होंगे तब आपको समझ में आएगी। अभी यहाँ पर उतनी डिटेल में जाने का समय नहीं है। केवल फैक्ट के रूप से आप इन दोनों को डेट को याद रखें। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि अपनी साम्राज्यवादी सोच के साथ अल्बुकर्क केवल और केवल भारत के हिस्से तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह मलक्का, बल्कि वह फारस की खाड़ी खरबुज तक अपना विस्तार भी कर दिया। इस बात को समझना अति महत्वपूर्ण है। और अब जब ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं कट करते हैं। ये फैक्ट के दृष्टिकोण से अपना याद कर लीजिए। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में आगे। आप देखेंगे कि हमने आपको जो पीडीएफ दी है उसमें हाईलाइट भी किया होगा एक बात पर कि हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति को अपनाया। किसने? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने क्या किया कि हिंदू महिलाओं के साथ विवाह नीति को अपनाया। यानी कि कहने का अर्थ यह है
कि इसने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर अति जोर दिया। क्यों दिया, इसके पीछे का कारण क्या है? गोवा के वहां के रोम के चर्च से क्या संवाद हुआ था पुर्तगाली सरकार का? रोम के चर्च का पुर्तगालियों पर किस तरीके से हाथ था, यानी कि उनको संरक्षण दिया हुआ था। रोम का चर्च या रोम के पोप के द्वारा पुर्तगालियों को किस तरीके से संरक्षण प्रदान किया गया था, और इसी नीति के तहत में उसने क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर भारत में किया। इसीलिए उसने हिंदू महिलाओं के विवाह पर अति जोर दिया। ठीक, यह भी याद रखना कि अल्बुकर्क पहले इनका जो इनका पहला गवर्नर जनरल अल्मीरा आता है, वह ना सामाजिक, ना राजनीतिक, ना धार्मिक किसी प्रकार का हस्तक्षेप भारत में नहीं करता है। लेकिन जो इनका दूसरा गवर्नर जनरल आता है, कौन, अल्बुकर्क, वो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी स्तर पर भारत में हस्तक्षेप करता है। यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करता है, साम्राज्य का विस्तार भी करता है और राजनीतिक हस्तक्षेप भी करता है। इसीलिए इसको भारत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, तो आप कहेंगे इसीलिए कहा जाता है। और इसने क्या किया, क्या कहते हैं, सती प्रथा, हाँ, सती प्रथा का भी रोक किया था। ठीक है, सती प्रथा का भी किसी ने रोक किया था, रोक लगाई थी। आप यहां देखेंगे अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि बंगाल के शासक इसको एक थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में आप याद रखिएगा। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। ठीक, अगर जितनी बातें हमने अल्बुकर्क से संबंधित अभी आपको बताई, उतनी बातें अगर आपको पता है तो आप ये मान के चलिएगा उससे संबंधित आप कंफर्म है, इतनी ही बातें पूछी जाएंगी और इससे ज्यादा नहीं पूछा। ठीक, हाँ, सती प्रथा वाला भी याद रखना कि अल्बुकर्क ने भारत में सती प्रथा पर भी रोक लगाई और जहां पर पुर्तगालियों का पहले वहां जहां पर अपना शासन का संचालन कर रहे थे उन क्षेत्रों में पुर्तगालियों ने सती प्रथा को बैन कर दिया। ठीक, इतनी बात कर। चलो, अब पुर्तगालियों को बंगाल में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कहां खोली, तो आप कहेंगे चटगांव। कहां खोली? चटगांव। पूछा गया है दूसरे नंबर पर सतगांव। पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री कब खोली? आप कहेंगे 1536 में। 1536 में पुर्तगालियों का यहां पर गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो आप कहेंगे नीनो डी कुन्हा। कौन था? नीनो डी कुन्हा। ठीक, जिसके समय में पुर्तगालियों ने अपना जो पहले पुर्तगालियों का कोचीन में मुख्यालय था उसको गोवा जब बनाया था 1530 ईस्वी में, तब यहां पर नीनो डी कुन्हा ही इनका गवर्नर जनरल था। ठीक है, यह भी याद रखना। पुर्तगालियों का जो प्रथम मुख्यालय कहां था? तो आप कहेंगे कोचीन में।
गोवा जीता 1510 में। गोवा को मुख्यालय के रूप में कब बनाया, तो आप कहेंगे 1530 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था पुर्तगालियों का, तो आप कहेंगे नीनो डी कुन्ना। और जब बंगाल में पहली बार पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी खोली, तो आप कहेंगे 1536 ईस्वी में। कहां पर, तो आप कहेंगे सतगांव और चटगांव। ठीक। बंगाल का शासक कौन था, तो आप कहेंगे महमूद शाह। बंगाल का शासक कौन था, महमूद शाह। याद रखना, महमूद शाह बंगाल का शासक था। जब पुर्तगालियों ने अपना प्रथम फैक्ट्री के रूप में बंगाल में स्थापित की, तब बंगाल का शासक कौन था, या पूछ लिया जाए कभी परीक्षा में कि बंगाल में पुर्तगालियों को पहली बार फैक्ट्री खोलने की अनुमति किसने दी, तो आप कहेंगे महमूद शाह ने। किसने दी, महमूद शाह ने। कब, 1536 में। कहां पर, तो आप कहेंगे चटगांव में। अगर चटगांव ऑप्शन में नहीं है, तो आप कहेंगे सतगांव। ठीक। इतनी बातें अगर क्लियर हैं, तो अभी तक कि जितनी बातें आपको बताई हैं, परीक्षा में प्रश्न उन्हीं से पूछा जाए। बहुत ज्यादा आप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्या इसके बाद में अकबर ने पुर्तगालियों को बंगाल में फैक्ट्री खोलने की अनुमति जब दी थी, तब उन्होंने हुगली में खोली थी। हुगली में पुर्तगालियों ने अकबर के समय में बंगाल में अपनी फैक्ट्री कहां खोली, तो आप कहेंगे हुगली। कहां खोली, हुगली। ठीक। हुगली में अकबर के समय हुगली, महमूद शाह के समय चटगांव और सतगांव। याद रखना। ठीक। इसके बाद में इनकी शासन का जो शाहजहां का शासनकाल था, हाँ, शाहजहां के शासनकाल में कहां पर, तो आप कहेंगे बुंदेल में। ठीक। तो बुंदेल भी बंगाली का एरिया है। बंगाल में इनके 4 जगह व्यापारिक केंद्र हैं। याद रखना, बंगाल में इनके 4 जगह व्यापारिक केंद्र हैं। कौन कौन से, तो आप कहेंगे सतगांव, चटगांव, हुगली, बुंदेल। हुगली अकबर के समय, शाहजहां के समय बुंदेल। ठीक। अभी तक इनके व्यापारिक केंद्र हमने कितने देखे, तो आप कहेंगे कोचीन, गोवा और सूरत भी इनका व्यापारिक केंद्र है। कोचीन, गोवा, सूरत। फिर इसके बाद में अकबर की डेट नहीं, केवल डेट नहीं मिली है। ठीक है, और डेट याद भी मत रखिएगा। केवल अभी तक जो पूछा गया है वो यही पूछा गया, हुगली। ठीक है, डेट नहीं मिली है। सबकी डेट याद नहीं की जाती है, वो तो पहली बार था इसलिए डेट हमने दे दी। ठीक। सब चीजों की डेट याद नहीं। जहां हमें लग रहा है कि यहां से इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, उन्हीं चीजों को हम रख रहे हैं। ठीक। अगर आप चाहते हैं डेट की, तो हम देख के कल आपको बता देंगे। अब हमको याद भी नहीं है। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि इनके व्यापारिक केंद्र आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे पुर्तगालियों का पहला व्यापार कोचीन है, दूसरा कौन है, कन्नूर है, फिर इनका क्या है, गोवा है, फिर इनका क्या है, तो आप कहेंगे सूरत है, फिर इनका क्या है, तो आप कहेंगे मुंबई है। मुंबई इनका दहेज के रूप में चला गया था। ठीक, मुंबई भी है। फिर इनका क्या है, तो आप कहेंगे सतगांव है, चटगांव है, हुगली है, बुंदेल। इतने अगर व्यापारिक केंद्र याद हैं, तो आप ये मान के चलिएगा आपसे परीक्षा में सवाल गलत नहीं होगा। ठीक, आपसे
परीक्षा में सवाल गलत नहीं होगा। और गमनदीप तो है ही इनके, गोवा गमनदीप, ये भी याद रखना पुर्तगालियों की। ठीक, इतनी बातें अभी तक जो हमने समझी है, वो अगर आपको पता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को बताओ, जो अभी तक पढ़ाया है, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं? चलो, कई लोग कहने लगते हैं व्हाइट बोर्ड पे आप क्यों पढ़ा रही हैं? अरे व्हाइट बोर्ड पे तो और ज्यादा मेहनत पड़ती है। ठीक है, जो डिजिटल बोर्ड रहता है उसमें तो पीडीएफ लगाया और सरका दिया, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत पड़ती है व्हाइट बोर्ड पे, और व्हाइट बोर्ड पे समझाना भी ज्यादा पड़ता है। ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं, जो लिखा है वही लोग बोलते चले जाती हैं बस, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत पड़ती है। हाँ, अब एक बात और याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों की पीडीएफ में भी दिया गया है। ठीक, आप रखेंगे क्या? भारत में प्रथम पादरी फ्रांसिस्को जेवियर आया था। ठीक, देखिएगा, भारत में अगर प्रथम पादरी के रूप में पूछ लिया जाए कि कौन आया था, तो आप कहेंगे कि प्रथम पादरी फ्रांसिस्को जेवियर आया। उस समय पुर्तगालियों का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो आप कहेंगे अल्फांसो डिसूजा। फ्रांसीसियों का गवर्नर जनरल उस समय कौन था भारत में? तो आप कहेंगे फ्रांसिस्को डिसूजा। फ्रांसिस्को डिसूजा के समय भारत में प्रथम पादरी फ्रांसिस्को जेवियर आए। ये याद रखना, बार बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। ठीक, कभी भी आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत में प्रथम पादरी कौन आए, तो आप कहेंगे फ्रांसिस्को जेवियर। ठीक, आपसे यह पूछ लिया जाए कि किसके शासनकाल में वो भारत में वो पुर्तगाली जो गवर्नर जनरल था वह कौन था, तो आप कहेंगे फ्रांसिस्को डिसूजा के समय ये भारत में प्रथम पादरी जो फ्रांसिस्को जेवियर। ठीक, इतनी बात याद रखिएगा। अच्छा, अब यहां पर कुछ बातें और ध्यान रखना। क्या? एक इनका जो व्यापारिक केंद्र था नागपट्टनम, आपको पता होगा कि इनका व्यापारिक केंद्र था नागपट्टनम। अरे वो दूसरा है। ठीक, वो दूसरा है, जिसकी आप बात कर रही हैं वो दूसरा मिलेगा। हमने प्रथम की बात की है, इसीलिए हमने बोला प्रथम। ठीक, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो दूसरा है। ठीक, कई पादरी आए। ठीक, आप निश्चिंत रहिएगा। जो हम अभी जो बात की थी वो हमने प्रथम उसकी पादरी की बात की है, इसीलिए हमने बार बार हाईलाइट किया है। ठीक, देखिएगा, एक इनका दक्षिण भारत में एक इनका व्यापारिक केंद्र है नागपट्टनम। क्या है? नागपट्टनम। ठीक, ये किस लिए महत्वपूर्ण है? तो आप कहेंगे
कि जो पूर्वी एशियाई देश हैं, पूर्वी एशियाई देश, पूर्वी एशियाई देश के साथ ये क्या करते थे, व्यापार करते थे, व्यापार करते थे। पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत में किस व्यापारिक केंद्र से ये व्यापार करते थे, तो आप कहेंगे नागपट्टनम। याद रहेगा, भारत में पुर्तगाली पूर्वी एशियाई देश के साथ किस व्यापारिक केंद्र से व्यापार करते थे, तो आप कहेंगे नागपट्टनम। ठीक, याद रहेगा, पूर्वी एशियाई देशों के साथ कौन से व्यापारिक केंद्र से व्यापार करते थे, तो आप कहेंगे नागपट्टनम, नागपट्टनम से, नागपट्टनम से। ठीक, अब यहां पर थोड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या, एक इनका और व्यापारिक केंद्र है मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ये भी याद रखना, मसूलीपट्टनम। जो इनका मसूलीपट्टनम व्यापारिक केंद्र है, और पुलिकल, पुलिकल जो इनका व्यापारिक केंद्र है, कौन कौन से, मसूलीपट्टनम और पुलिकल, ये जो दो व्यापारिक केंद्र है, ये किसके लिए प्रयोग करते थे, तो आप कहेंगे वस्त्र के व्यापार के लिए, वस्त्र के व्यापार के लिए, वस्त्र के व्यापार के लिए भारत में दो व्यापारिक केंद्र प्रयोग किए जाते थे, तो आप कहेंगे मसूलीपट्टनम और पुलिकल, मसूलीपट्टनम और पुलिकल। अब इनके दक्षिण भारत में अगर हम व्यापारिक केंद्र देखें जाके, तो अभी तक हमको 5 पढ़ने को मिल गए। कौन कौन से, कोचीन, कन्नूर, नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, पुलिकल। ठीक, नागपट्टनम क्यों महत्वपूर्ण है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, वस्त्र के व्यापार के लिए कौन से, तो आप कहेंगे मसूलीपट्टनम और पुलिकल, दो व्यापारिक केंद्र महत्वपूर्ण है। ठीक, इतनी बातें, अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बाकी इतनी बातें अगर आपको पता है तो पुर्तगालियों से संबंधित बहुत कुछ चीजें आपको पता है, और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा और आपसे प्रश्न गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। ठीक, पीडीएफ को पढ़ने के बाद क्लास अति आवश्यक है। क्लास में बहुत सारी चीजें आपको बार बार पढ़ाने से और पढ़ने से रिवीजन हो जाता है। पीडीएफ चाहे जितने बार पढ़िएगा, फिर भी आपको चीजें कहीं ना कहीं समस्या बनी रहेगी, तो क्लास में सुन जरूर लीजिएगा। ठीक, सभी लोग यहां तक कंफर्म है, किसी को कोई समस्या बताइएगा, अगर समस्या है तो बताइएगा, कहां पर आ रही है, क्या आ रही है। मोहन गुप्ता जी, आप घबराइएगा मत, आपको सारी चीजें व्यवस्थित मिल जाएंगी। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आगे आने वाले बिंदु हैं, उन पे हम चर्चा कर देंगे। ठीक है, हाँ, नहीं, ठीक, चलिए, हाँ, आपको रास्ता नहीं भटकना है। एक चीज और याद रखिएगा, आप ये सोचें कि फलानी बुक में इतना मटेरियल दिया गया है, इतना इतना पढ़ ले, वो सब मत करना। जितनी बातें बोल रही हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतनी ही बातें महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा गठरी बात मत पढ़ने लगना, पता लगे कि इन्होंने तो मात्र 20 फैक्ट में ही पुर्तगाली खत्म कर दिए। वहां पर हम पढ़ रहे हैं, हमको 4 पेज पढ़ने को अकेले पुर्तगाली मिल रही है,
वो सब अनावश्यक है, सब अनावश्यक। जितनी बातें बोल रही है इतनी आप पचा लीजिएगा, और अगर प्रश्न आएगा तो इन्हीं बिंदुओं से आएगा। ठीक, अच्छा अब देखिएगा क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने भारत में कारतेज व्यवस्था की भी शुरुआत की। कारतेज व्यवस्था, कारतेज तेज व्यवस्था की भी शुरुआत की। ठीक, कारतेज व्यवस्था क्या है? तो आप कहेंगे एक तरीके से काफिला व्यवस्था है, जिसके तहत हिंद महासागर का जो लोग प्रयोग करते थे उसको प्रत्येक जो जहाज जाता था उसको शुल्क देना पड़ता। ठीक, कारतेज व्यवस्था क्या है? एक तरीके से काफिला व्यवस्था है हिंद महासागर का। अभी आपने देखा होगा, पीछे ही हमने पढ़ाया था कि हिंद महासागर पर अरबियों का प्रभाव था। अब किनका प्रभाव हो गया? तो आप कहेंगे कि पुर्तगालियों का प्रभाव हो गया। और पुर्तगालियों ने जैसे ही हिंद महासागर पर अपना प्रभाव स्थापित किया, वैसे ही इन्होंने कारतेज व्यवस्था लागू की। कारतेज व्यवस्था में क्या था? एक काफिला दिया जाता था, यानी कि एक ऐसे चौकी बना दी गई। ये समझिए, हिंद महासागर पे क्या कर दिया गया? चौकी बना दी गई। यहां से अगर आपको संरक्षण मिला तो इस चौकी का आपको ये चौकी वाला संरक्षण देगा, इसके बाद में आने वाली चौकी का दूसरा वाला संरक्षण देगा। ऐसे करके ये काफिला व्यवस्था बोली जाती है, इसी को कारतेज व्यवस्था बोली जाती है। इसके तहत में जो भी जहाज जाता था पुर्तगालियों के अलावा अन्य कोई हिंद महासागर में अगर अपना जहाज उतारता था और कहीं दूसरी देश के लिए जाना पड़ता था तो उसे क्या देना पड़ता था? यहां पर आपको शुल्क देना पड़ता था। यानी कारतेज व्यवस्था के तहत में किसी भी जहाज को भारत में उतारने के लिए शुल्क देना पड़ता था, जैसे कि वर्तमान में चुंगी। ठीक, जब आपने देखा होगा नया रोड बनता है टोल टैक्स देना होगा, इसी तरीके से था। ठीक, कारतेज व्यवस्था। और आप देखेंगे कि कारतेज व्यवस्था के तहत में मुगल बादशाह अकबर को भी पुर्तगालियों से कारतेज लेना पड़ा। अकबर को भी यहां पर क्या करना पड़ा? कारतेज लेना पड़ा था। ठीक, मुगल बादशाह। आपको यह देखना पड़ेगा कि 1632 ईस्वी में 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को भगा दिया। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली से पुर्तगालियों को भगा दिया था। और हुगली पर किसने पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र बनवाया था? तो आप कहेंगे अकबर ने। लेकिन शाहजहां ने क्या किया? हुगली से भगा दिया था, क्योंकि जब यहां से वो हज यात्रा के लिए लोग जा रहे थे तब इन्होंने यहां पर हज यात्रा में जाने के लिए लोगों को प्रतिबंध कर दिया था, टैक्स वगैरह ले लिया था। इसलिए शाहजहां इनसे नाराज था और इसी के परिप्रेक्ष्य में उसने बंगाल से इनको भगाने का, खरीदने का काम किया था। उसी में उसने हुगली से यहां से भगा दिया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में इनको समुद्री दैत्य भी कहा जाता है। समुद्री दैत्य किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे पुर्तगालियों को कहा जाता है, क्योंकि समुद्र पर जो भी आता जाता था उस पर ये टैक्स लेते थे, यानी कि पैसा वसूलते थे। ठीक, याद रहेगा। अच्छा, और भारत में पुर्तगालियों ने तंबाकू, लाल मिर्च, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस आदि का करवाया था। और आप देखेंगे कि 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। यह महत्वपूर्ण है। गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। ठीक, गोवा में पहली बार 1556 ईस्वी में। कहां पर भारत में पहली बार प्रिंटिंग में प्रेस लगाई गई? तो आप कहेंगे 1556 ईस्वी में गोवा में लगाई।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। यस, ठीक है, अभी हम आपको चर्चा कर देंगे। ठीक है, मैं थोड़ा अभी रुक जाइएगा, आपको हम चर्चा कर देंगे। ठीक, 1556 ईस्वी में गोवा में पहली बार क्या लगाई गई, तो आप कहेंगे प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई। ठीक, और भारत में इन्होंने गोथिक शैली का निर्माण किया। गोथिक शैली का निर्माण किया, किया था। गोथिक शैली क्या होती है? गोथिक शैली यानी कि भारत में पहले चर्च का निर्माण नहीं होता था, यानी कि जो चर्च बनाने की जो कला है वो क्या है, गोथिक कला है। और भारत में चर्चों का निर्माण किसने करवाया, तो आप कहेंगे पुर्तगालियों ने करवाया। इसीलिए क्या कहा जाता है कि गोथिक शैली का निर्माण किसने किया भारत में, तो आप कहेंगे पुर्तगालियों ने। अगर आप इतनी बातें पुर्तगालियों से संबंधित जानते हैं तो आपकी चीजें क्लियर हैं। यहां तक कोई समस्या बताइए, यहां तक कोई समस्या किसी को? हाँ, नहीं, क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा, ठीक है, देखिएगा, आज प्रथम दिन था इस मुहिम का, इस कार्यक्रम का, तो इसीलिए आज क्लास को हम थोड़ा यहीं रखते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार पीडीएफ को पढ़ लेना, कुछ और चीजें हम अपलोड कर देंगे, उनको आप अध्ययन करिएगा। आज नाराज मत होइएगा कि आपने 1 बजे का बोला था और क्लास आप यहीं बंद कर रही है। इतनी जितनी चीजें आपको हमने बताई हैं उनका आप बहुत अच्छे से चीजों का रिवीजन कीजिएगा, और जो आने वाली पीडीएफ है उसका आप अध्ययन करिएगा। कल की क्लास सुबह 11 बजे ही प्रारंभ होगी।